सेक्शन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। प्रिंसिपल क्या है डिवीजन ऑफ पावर का? तो ये जो सिद्धांत है डिवीजन ऑफ पावर्स, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर, खास तौर से जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नेंस है, जिस तरह से वो रूल करती है, उसके संदर्भ में। बेसिक यहाँ जो आइडिया इस प्रिंसिपल के पीछे है वो ये है कि पावर जो है इस तरह से डिवाइड करी जाए, डिस्ट्रीब्यूट करी जाए अलग अलग ब्रांचेस में या लेवल्स में गवर्नमेंट के, ताकि किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप के हाथ में बहुत ज्यादा कंट्रोल या अथॉरिटी ना आ जाए। ये साथ साथ इंश्योर करता है कि कोई भी एक ब्रांच गवर्नमेंट की इतनी पावरफुल ना हो जाए या इतनी डोमिनेटिंग ना हो जाए कि वो दूसरों के ऊपर अपना अधिकार एक तरह से दिखाने लगे। पावर्स को सेपरेट करके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से डिवाइड किया गया है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, ताकि उनका मेन एम जो है वो पर्पज ही यही है कि प्रिवेंट कर सकें पावर्स का मिसयूज, और साथ ही साथ चेक्स और बैलेंसेस बनाकर रखें अलग अलग ब्रांचेस पे गवर्नमेंट की। तो ये होता है प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ पावर का। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते आपको क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप एक मेंबर बन पाए। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकें आप, वो इस तरह से है कि पर्सन जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसकी एज जो है एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए, और 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर इलेक्ट होने के लिए। रेजिडेंट होना चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जहां से उसने इलेक्शन लड़ने की सोची है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम पर उसको एटलीस्ट हाई स्कूल होना चाहिए, ताकि वो जो है एलिजिबल हो पाए इस क्वालिफिकेशन के लिए, और किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वो जिम्मेदार ना हो, उसके ऊपर कोई ट्रायल ना चल रहा हो या उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस ना लगाए गए हो। फिर लास्ट है कि पर्सन को जो है अगर इलेक्शंस कंटेस्ट करने एज अ कैंडिडेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी या फिर क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वो इलेक्शंस लड़ सकता है। अब आता है कोरम क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा का। तो कोरम जो है लोकसभा के लिए क्या है कि 1/10 जो टोटल मेंबर्स हैं हाउस के, उसमें से यानी कि 1/10 55 मेंबर्स हुए, जिसमें स्पीकर को छोड़ दें, तो ये जो है कोरम बनता है जब 1/10 ऑफ द मेंबर, टोटल नंबर जो भी हाउस के अंदर है मेंबर्स का, उसमें से 55 मेंबर्स जो है वो हाउस में प्रेजेंट होने जरूरी है, ताकि जो भी उससे रिलेटेड मैटर्स है उस पर आगे बढ़ा जा सके। जब भी लोकसभा का कोरम कहा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउसेस जो है वो प्रेजेंट होने जरूरी है किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। तो 1/10 में आता है टोटल नंबर 55। उसी तरह से राज्यसभा के लिए 1/10 जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस है जो कि 25 है। इसका मतलब 25 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए हाउस के अंदर, ताकि उसकी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जा सके। अगर बाई चांस कोरम मेट नहीं करता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो आइदर हाउस को एडजर्न कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है प्रोसीडिंग्स को, जब तक कि कोरम हासिल नहीं कर लिया जाता। मतलब कोरम की संख्या जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो या तो उसको एडजर्न कर देंगे या फिर सस्पेंड कर देंगे प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे मेंबर्स राज्यसभा के इलेक्ट किए जाते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं उनका तरीका क्या है। सबसे पहले चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। ये चुने जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये इसका जरिया होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्ट होने हैं हर स्टेट से, वो जो है आधारित होते हैं कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। फिर होते हैं इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो बिल्कुल सेम तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं या इलेक्ट होते हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली से। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो नॉमिनेट कर सकते हैं लगभग 12 मेंबर्स राज्यसभा के, जिसमें उन पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है जिनकी खास तौर से स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर किसी भी सोशल सर्विस में। 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जिसमें 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर हर 2 साल बाद हो जाते हैं। इससे क्या होता है कंटिन्यूटी बनी रहती है हाउस की फंक्शनिंग में, और कोई भी सडन डिसरप्शन नहीं होता उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर। स्पीकर जो है कैसे प्रोटेक्टर जो है मेंटेन करते हैं, या कहा जा सकता है कि वो प्रोटेक्टर है डिग्निटी ऑफ द हाउस के। जो भी हाउस की एक रिस्पेक्ट है उसके प्रोटेक्टर स्पीकर। कैसे
लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होने के नाते स्पीकर मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए ऑर्डर और डेकोरम हाउस का, और इंश्योर करते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल मैनर से करी जाए। स्पीकर को इसलिए भी प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस कहा जाता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेस्टीज, अथॉरिटी और जो इंटीग्रिटी होती है हाउस की उसको बनाए रखने के लिए। प्रेस्टीज यानी जो एक उसकी वैल्यू है, एक रिस्पेक्ट है, एक अथॉरिटी उसकी जो पावर है, और इंटीग्रिटी जो अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए प्रेसिडेंट जो स्पीकर है वो रिस्पॉन्सिबल हो। इनके पास पावर होती है मेंटेन करें ऑर्डर हाउस के अंदर, उसके लिए वो जो है रूल्स, जो प्रोसीजर और डिसिप्लिन के है उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि जो डिबेट्स और डिस्कशन है हाउस के अंदर वो इस तरीके से हो कि वो रिस्पेक्टफुल भी हो और डिग्निफाइड भी हो। स्पीकर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने में डिग्निटी और डेकोरम लोकसभा का, और इसीलिए उनको जो है गार्जियन के तौर पे देखा जाता है हाउस की सैंक्टिटी और अथॉरिटी के लिए। इमरजेंसी पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट की? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी कंट्री के अंदर, अगर बाई चांस सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है, यूनिटी को या इंटीग्रिटी को इंडिया की। ये जो इमरजेंसी प्रोविंस है ये इंश्राइन की गई है पार्ट 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करती है इमरजेंसी प्रोविजन से। प्रेसिडेंट जो है 3 तरह की इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, जिसमें कोई थ्रेट होता है सिक्योरिटी के लिए इंडिया के, बाहर से कोई क्या कहते हैं एग्रेशन है या कोई किसी ने हमला कर दिया है, बगावत कर दिया आर्म्ड, तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में, जब फेलियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, जब एक थ्रेट होती है, खतरा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, प्रेसिडेंट सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स के या प्राइम मिनिस्टर जो उनको हेड करते हैं उनके। इमरजेंसी अप्रूव करी जानी चाहिए दोनों हाउसेस से पार्लियामेंट के एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अगर इमरजेंसी अप्रूव नहीं की गई तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है पीरियड ऑफ 6 महीने के अंदर। इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो भी चुने हुए ऑफिशियल होते हैं, चाहे उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से अगर बाई चांस सीरियसली वायलेशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर ये जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इसको गवर्न करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 61, 71, 124, 218 और 124A। इसमें कुछ खास स्टेप्स हैं जो बताए गए हैं। पहला है नोटिस इम्पीचमेंट का। एक नोटिस जो है इम्पीचमेंट का दिया जाता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके खिलाफ आप कर रहे हैं, और लगभग 100 मेंबर्स से कम जो है नहीं होने चाहिए लोकसभा के, या 50 मेंबर्स राज्यसभा के, अगर जज जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का केस है। फिर इंक्वायरी बैठाई जाती है, इंक्वायरी कमेटी जो है उसका गठन होता है। एक बार जो नोटिस जो इम्पीचमेंट का दे दिया गया तब एक इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनाई जाती है चार्जेस की जांच करने के लिए। इस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिटिंग जज हाई कोर्ट के, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब इन्वेस्टिगेशन जो इंक्वायरी कमेटी करता है इसमें जो है वो चार्जेस जो भी हैं अगेंस्ट इम्पीच्ड ऑफिशियल या क्या कहते हैं उसके खिलाफ जांच करता है और फिर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में देता है। फिर पासिंग कैसे होती है इम्पीचमेंट मोशन की? अगर रिपोर्ट जो इंक्वायरी कमेटी की है वो ये मानती है कि जो चार्जेस हैं वो वाकई में जो है इम्पीच्ड ऑफिशियल के अगेंस्ट हैं और वो प्रूव हो गए हैं, तो एक मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पास प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। अब ये जो मोशन है ये पास किया जाना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, लगभग 2/3 जो है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की उसका होना जरूरी चाहिए, और ना ही क्या कहते हैं 2/3 जो मेंबर्स प्रेजेंट है और वोटिंग उससे कम होने चाहिए। मतलब 2/3 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, उन्हीं की वोटिंग हो सकती है, अदरवाइज से अगर कम होंगे तो जो इम्पीचमेंट मोशन है वो नहीं लाया जा सकता। रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, अगर मोशन जो इम्पीचमेंट का है वो पास हो गया तो जो इम्पीच्ड ऑफिशियल है उसको रिमूव से हटा दिया जाए, मतलब ऑफिस से हटा दिया जाता है इमीडिएट इफेक्ट के तौर पे। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का ये बहुत रेयर और सीरियस स्टेप है, और ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब बहुत ज्यादा किसी ने बुरा आचरण किया हो या वायलेशन किया हो कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ज्यादातर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं या जजेस हैं वो संविधान को जो है बनाए रखें, रूल ऑफ लॉ को भी, और साथ ही साथ जो भी एब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है पावर का, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड के तौर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर्स क्या है पार्लियामेंट की इंडिया के।
अब इंडियन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, जो कि हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया के। तो पार्लियामेंट की कुछ पावर्स जो बताई गई हैं वो ये है लेजिस्लेटिव पावर्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो बना सके कानून को उन सब्जेक्ट्स में जो कि दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और रेजिडुअरी पावर्स में। यूनियन लिस्ट में आते हैं वो सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग और करेंसी, जो खास तौर से आते हैं अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, जो कि ज्वाइंटली करे जाते हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और रेजिडरी पावर जो है ज्यादातर वेस्टेड होती है यूनियन गवर्नमेंट में, और ये जो है तब यूज करी जाती है जब जो ऐसी पावर्स है जो कि ना तो यूनियन के द्वारा कवर करी जा रही है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के। फिर आती है फाइनेंशियल पावर्स। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अप्रूव करे सारे गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, जिसमें एनुअल बजट, टैक्सेशन और बोरोइंग सब शामिल है। साथ ही साथ इसके पास पावर है कि ऑथराइज कर सके गवर्नमेंट को कि वो मनी जो है उसी पर खर्च करे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे। एग्जीक्यूटिव पावर्स में इनके पास पावर होती है कि ये होल्ड कर सके एग्जीक्यूटिव ब्रांच को एक तरह से अकाउंटेबल उसके एक्शंस के लिए। ये क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर से, डिस्कशन कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे और रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हैं। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट करे। कोई भी अमेंडमेंट जो है उसके लिए जरूरत होती है अप्रूवल दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए मेंबर्स की कि वो प्रेजेंट हो और उनकी वोटिंग की। इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उनके मिसकंडक्ट के लिए। जुडिशियल पावर्स में देखा जाए तो उनके पास पावर है नई कोर्ट्स बनाने की, एक्सटेंड करने की, जुरिडिक्शन जो एग्जिस्टिंग कोर्ट का है, इम्पीच कर सकते हैं जजेस को मिसकंडक्ट के लिए। इन पावर्स के अलावा पार्लियामेंट के पास ऑल्सो जो कह सकते हैं पावर्स हैं कि नए स्टेट्स बना सकती है, मॉडिफाई कर सकती है बाउंड्रीज एग्जिस्टिंग स्टेट्स की। ये एक तरह का की इंस्टीट्यूशन है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है गवर्नेंस में कंट्री। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या है। इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का उसको ज्यादातर पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। ये जो पंचायती राज है ये मेनली रिफर करता है सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल एरियाज के लिए। इसको लाया गया था 1959 में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और उसको फिर और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग 3 टियर सिस्टम जो हमारे यहाँ का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का है वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत बेसिक यूनिट है पंचायती राज सिस्टम का और रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन किसी सिंगल या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। पंचायत समिति बीच का इंटरमीडिएट लेवल मान सकते हैं पंचायती राज सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के या तालुका के जिसमें कई सारे ग्रुप्स आते हैं विलेजेस के। जिला परिषद हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का और रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिस्ट्रिक्ट का है उसके लिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कई सारे फंक्शंस के लिए जिसमें लोकल प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और मेंटेनेंस आती है लॉ एंड ऑर्डर की। इनके पास पावर होती है टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज दे सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स लोकल लेवल पे। जो मेंबर्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वो इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू और इलेक्शंस जो है रेगुलर इंटरवल्स पे कराए जाते हैं। इसके अलावा पंचायती राज सिस्टम के एक इंस्टीट्यूशन और भी होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्बन एरियाज में, जिसे कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाउन और सिटीज के और इनके फंक्शंस में आते हैं टाउन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो अब अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनको फिर क्लासिफाई किया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत में डिपेंड करता है कि सिटी की पॉपुलेशन और साइज क्या है। फाइनली आता है कि ब्यूरोक्रेसी की खामियां क्या है। वाइसेस मीन्स खामियां। अब ब्यूरोक्रेसी भी बहुत एसेंशियल पार्ट है गवर्नमेंट मशीनरी का इंडिया के अंदर, लेकिन और इंस्टीट्यूशन की तरह ये जो है ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खामियां नहीं है। कुछ खामियां जो ब्यूरोक्रेसी की हैं वो क्या है? करप्शन। करप्शन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट वाइसेस कह सकते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी की। कई ब्यूरोक्रेट्स पाए गए हैं जो कि गिल्टी हैं ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए या और किसी करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज या इन्वॉल्व होने के लिए। रेड टेपिज्म। ब्यूरोक्रेट्स जो इंडिया के अंदर हैं वो बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन से पक के चलते हैं जिससे बहुत ज्यादा डिले होता है और ब्यूरोक्रेटिक तौर पे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इनएफिशिएंसी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जाता है उसकी लैक ऑफ एफिशिएंसी के कारण या जो इफेक्टिवनेस कही जा सकती है पॉलिसीज को लागू करने में और डिलीवर करने में पब्लिक सर्विसेज। ज्यादातर ब्यूरोक्रेट जो है बहुत हाई डिग्री ऑफ जॉब सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं
इसका कारण क्या होता है? उनकी जवाबदेही जो है नहीं रहती अपने एक्शंस के लिए। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मान सकते हैं, जो भी वो फंक्शनिंग होती है उनकी, और इससे जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे वो कुछ भी गलत करें तो उनके लिए जवाब लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये ज़्यादातर पॉलिटिकल फिर इंटरफेरेंस बहुत करते हैं, जिससे क्या होता है इनकी जो इम्पार्शियलिटी या इंटीग्रिटी है उस पर कहीं ना कहीं ये समझौता कर लेते हैं। इसके कारण एक जो कंसिस्टेंसी होती है पॉलिसी बनाने में, उसे लागू करने में, उसमें बहुत कमी आती है। लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा आलोचना होती है उसकी एक्सपर्टाइज की कमी के कारण, और कई सारे डोमेन्स में क्वालिफाइड और ट्रेन ब्यूरोक्रेट्स की बहुत कमी है कई इलाकों में, जिससे जो क्वालिटी है पॉलिसी मेकिंग की या उसको लागू करने में बहुत असर आता है। तो ये जो वाइसेस हैं ब्यूरोक्रेसी की, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है कि ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट के अंदर लोगों का बहुत कम है, और साथ ही साथ एक इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है इसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है।